नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं गौरव फौजदार, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, आपका स्वागत करता हूं। हम सेकंड ईयर से संबंधित एक सीरीज़ चला रहे हैं और उस सीरीज़ में हमने लास्ट जो वीडियो पढ़ी थी उसमें हमने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ा था। और हम ज़्यादातर कोशिश कर रहे हैं कि हम संवैधानिक संशोधनों, संवैधानिक उपबंधों, संविधान के सब आर्टिकल्स को बहुत अच्छे से क्लियर कर सकें, जिससे हम आरपीएससी के पेपर में कंफ्यूज ना हों। आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम राजस्थान के आयोगों को स्टार्ट करेंगे। आपके सिलेबस में राजस्थान मानवाधिकार आयोग है, राजस्थान लोक सेवा आयोग है। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में रहेगा। हमारी जो अप्रोच रहेगी वो पहले एक कंसेप्चुअल समझ स्थापित करने की रहेगी, उसके बाद हम फैक्चुअल चीज़ों को देखेंगे। जब हम मानवाधिकार आयोग के बारे में चर्चा करते हैं तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये मानवाधिकार की संकल्पना आई कहाँ से है। 1945 में जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी वैश्विक शांति को स्थापित करने के लिए, तो लोगों का ध्यान गया मानवाधिकारों की तरफ कि जो लोग हैं उनके सामाजिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, नागरिक अधिकार ये प्रभावित हो रहे हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक एलिनोर रोजवेल्ट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया और उस समिति को काम दिया कि आप मानवाधिकारों के बारे में हमें रिपोर्ट दें। एलिनोर रोजवेल्ट की अध्यक्षता में जो समिति बनी थी उसने रिपोर्ट दी और संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक घोषणा जारी की, उसको कहते हैं हम मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा। इसकी तारीख आप याद रखें, 10 दिसंबर 1948। 10 दिसंबर 1948 को क्या हुई? मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा। इसी वजह से 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस बनाया जाता है। प्रश्न आता है कि मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब हुई? 10 दिसंबर 1948 को। दूसरी बात, इसी वजह से 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व मानवाधिकार दिवस। या ये कह सकते हैं कि विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को ही क्यों बनाया जाता है? क्योंकि 10 दिसंबर 1948 को क्या हुई थी? मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा। दूसरी चीज़ है, जैसे ही ये सार्वभौमिक घोषणा हुई तो जनता की नज़र मानवाधिकारों की तरफ गई। तो भारत जैसे देशों ने भी एक अपने स्तर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया, जिसे हम NHRC भी कहते हैं। और 1993 में एक अधिनियम बनाया जिसको बोलते हैं मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम। और इस मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में सरकार ने प्रावधान किए कि हम मानवाधिकारों के लिए क्या क्या करेंगे। चूँकि हमारे सिलेबस में राज्य मानवाधिकार आयोग है, इसलिए हम इस राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पे चर्चा ना करके हम राज्य आयोगों के बारे में चर्चा करेंगे। और चर्चा कुछ ऐसी रहेगी हमारी कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम जो 1993 था, इस 1993 के अधिनियम में एक अध्याय है और वो अध्याय है अध्याय 5। और अध्याय 5 में धाराएं हैं, धारा 21 से लेके और धारा 29 तक। कौन से आयोगों के प्रावधान हैं? राज्य आयोगों के। भारत सरकार ने एक अधिनियम बनाया, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। और 1993 के अधिनियम में कौन सा अध्याय है? अध्याय 5। और अध्याय 5 में कौन सी धाराएं हैं? धारा 21 से लेके और धारा 29। इसमें कौन से आयोगों का प्रावधान है? राज्य आयोगों का। इस अधिनियम की एक धारा है और वो धारा है 2D, या इसको आ जाता है 2 और 2 में क्या है? मानवाधिकारों की परिभाषा। और मानवाधिकारों की परिभाषा क्या दी हुई है? इसमें दिया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रेस संविदा द्वारा स्वीकृत एवं न्यायालय द्वारा बाध्य। आप इस परिभाषा को याद रखें कि 2D में कौन सी परिभाषा है मानवाधिकारों की? कि अंतर्राष्ट्रीय प्रेस संविदा द्वारा स्वीकृत ऐसे अधिकार जो न्यायालय द्वारा क्या होते हैं? बाध्य होते हैं। वो कौन सी धारा में है? धारा 2D में। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस संविदा कौन सी है? जो 10 दिसंबर 1948 को किस रूप में आई थी? मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के रूप में। आप याद रखेंगे अध्याय 5 में धारा 21 से 29।
आप याद रखेंगे मानवाधिकारों की परिभाषा अंतर्राष्ट्रीय प्रेस संविदा द्वारा स्वीकृत एवं न्यायालय द्वारा बाध्य। और इसमें है एक धारा 23 और एक धारा 33। आप इन दोनों धाराओं को बहुत अच्छे से याद रखें। इन दोनों धाराओं का प्रावधान जब हम मानवाधिकार आयोग की ऑफिशियल साइट देखते हैं तो ऑफिशियल साइट पर दिया हुआ है। पिछला सेकंड ग्रेड का पेपर था, उसमें स्टेटमेंट आया था कि स्टेटमेंट नंबर 1 धारा 23 के अंतर्गत वित्तीय स्वायत्तता प्रदान है। स्टेट नंबर 2 धारा 33 के अंतर्गत मानवाधिकारों को वैधानिक गारंटी प्रदान की गई है। दोनों स्टेटमेंट गलत थे। दोनों धाराओं को आप बहुत अच्छे से याद रखें। धारा 23 में तो क्या है, मानवाधिकारों को वैधानिक गारंटी, और धारा 33 में है मानवाधिकार आयोगों को वित्तीय स्वायत्तता। इन दोनों धाराओं को, बहुत इंपॉर्टेंट धाराएं है। धारा 23 में तो क्या है, वैधानिक गारंटी, और धारा 33 में है वित्तीय स्वायत्तता। अब हम अध्ययन करेंगे जो अध्याय 5 है, और उस अध्याय 5 में धारा 21 से लेके और धारा 29 तक राज्य आयोगों के बारे में क्या प्रावधान हैं। और सबसे पहले कौन सी है, धारा 21। और धारा 21 में प्रावधान है कि जो राज्य आयोग का गठन किस प्रकार होगा। कौन सी धारा में है राज्य आयोग का गठन, धारा 21 में। और धारा 21 में क्या लिखा हुआ है कि राज्य आयोग का एक तो क्या होगा, अध्यक्ष होगा, और इसके सदस्य कितने होंगे, 2। जब 1993 का अधिनियम था, 1993 के अधिनियम में आप याद रखो 2 बार संशोधन हुए हैं। एक तो संशोधन हुआ है 2006 में, और एक संशोधन हुआ है 2019 में। पहले प्रावधान था कि एक अध्यक्ष होगा और 5 सदस्य होंगे। 2006 में संशोधन हुआ कि मानवाधिकार आयोग में एक तो क्या होगा भाई, राज्य आयोग में अध्यक्ष, और 2 क्या होंगे, सदस्य। कौन से संशोधन से हुआ है, 2006 से। क्लियर रहे आप। 1993 के अधिनियम में एक अध्यक्ष और 5 सदस्यों का प्रावधान था। 2006 में कितने हो गए, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। अध्यक्ष फिलहाल में आप याद रखें कितने होते हैं मानवाधिकार आयोग में, टोटल 3। एक तो होता है अध्यक्ष और 2 होते हैं सदस्य। कौन से अधिनियम से हुए हैं, 2006 से। अब देखो जो 21(2) में क्या है, 21(2) में इन तीनों के बारे में बताया गया है कि अध्यक्ष जो होगा वो तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होगा, सदस्य जो होगा वो जिला न्यायालय का 7 वर्ष का अनुभव वाला न्यायाधीश होगा, और एक जो सदस्य होगा वो मानवाधिकार संबंधी विषयों का ज्ञान रखने वाला होगा। जो अध्यक्ष था वो पहले 2019 के संशोधन से पहले केवल और केवल उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो सकता था, कि जो उच्च न्यायालय का क्या होना चाहिए, मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। पर 2019 में संशोधन हुआ, और 2019 में संशोधन से क्या कर दिया कि जरूरी नहीं है वो क्या हो, मुख्य न्यायाधीश हो। अगर वो न्यायाधीश भी है तो भी क्या बन सकता है, अध्यक्ष बन सकता है। कौन से संशोधन से हुआ था ये, 2019 के संशोधन से। 2 संशोधन हमने पढ़े हैं फिलहाल में। 2006 के संशोधन में तो क्या हुआ कि एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। 2019 के संशोधन में धारा 21 में क्या परिवर्तन हुआ है कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश भी क्या हो सकता है, अध्यक्ष हो सकता है। धारा 21(1) में तो है एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। धारा 21(2) में है अध्यक्ष के बारे में है कि वो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो, सदस्य के बारे में है जिला न्यायालय का 7 वर्ष का अनुभव हो, और एक सदस्य के बारे में है कि वो मानवाधिकार संबंधी विषयों का ज्ञान रखता हो। 1993 के अधिनियम में कितनी बार संशोधन हुआ है, 2 बार। एक बार 2006 में और एक बार 2019 में। अगली है धारा 21(3), और धारा 21(3) में क्या है कि इन जो राज्य मानवाधिकार आयोग हैं इनका क्या होगा, एक सचिव होगा, और ये सचिव किसके रूप में कार्य करेगा, मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में। कौन सी धारा में है, 21(3). 21(3) को आप बहुत अच्छे से याद रखें। सचिव के बारे में कौन सी धारा में है, 21(3) में। अगली है 21(4). सीधा स्टेटमेंट पूछ सकते हैं कि किस मानवाधिकार आयोग की किस धारा में यह है कि राज्य आयोग का जो स्थान है वो कौन तय करेगी, राज्य सरकार। कि राज्य आयोग कहाँ पे होगा, कहाँ पे नहीं होगा। जैसे राजस्थान का राज्य मानवाधिकार आयोग कहाँ पे है, जयपुर में। किसने तय किया, राज्य सरकार ने। कौन सी धारा के तहत, 21(4) के तहत। 21(5) बहुत महत्वपूर्ण है। 21(5) में बताया है कि जो राज्य आयोग हैं वो 7वीं अनुसूची, हमारे संविधान की कौन सी अनुसूची, 7वीं अनुसूची, और 7वीं अनुसूची की सूची 1 और सूची 2,
इन दोनों विषयों के तहत ही कानून बना सकते हैं। सूची 3 पे कानून ये नहीं बनाएंगे। राज्य आयोग जो हैं वो सूची 1 और सूची 2 के तहत बना सकते हैं। इन सूचियों के बारे में प्रावधान कौन सी धारा में है? धारा 21(5) में। अगला है धारा 21(6). अगर 2 या 2 से अधिक राज्य सरकारें सहमत होती हैं तो सदस्यों को 2 या 2 से अधिक राज्यों में भी नियुक्त किया जा सकता है। धारा 21 की आप सारी उपधाराओं को क्लियर कर लें। 21(1) में तो है राज्य आयोगों का गठन, जिसमें एक अध्यक्ष होगा और 2 सदस्य होंगे। कौन सी संशोधन से किया है? 2006 के संशोधन से। उसके बाद धारा 21(2) में है एक अध्यक्ष जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो। वो कौन से अधिनियम से हुआ? 2019 के संशोधन से। एक सदस्य जो जिला न्यायालय का 7 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो और एक सदस्य जो मानवाधिकारों का ज्ञान रखता हो। 21(3) में क्या है? सचिव जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा। 21(4) में क्या है कि राज्य आयोग का स्थान कौन तय करेगी? राज्य सरकार तय करेगी। 21(5) में जो 7वीं अनुसूची है उनकी सूचियों के बारे में प्रावधान है। उसके बाद में 21(6) में 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी क्या बनाया जा सकता है? इनको सदस्य। राज्य सरकारों की आपस में क्या होनी चाहिए? सहमति होनी चाहिए। अगली है धारा 22 और धारा 22 में राज्य आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य हैं उनकी क्या है? नियुक्ति। नियुक्ति कौन करेगा राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की? राज्यपाल करेगा। कौन नियुक्ति करेगा? राज्यपाल। और राज्यपाल किसकी सिफारिश पे करेगा? एक समिति की सिफारिश पे करेगा और उस समिति के सदस्य कितने होंगे? 4। अध्यक्ष कौन होगा इसका? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री तो क्या होगा? अध्यक्ष। कौन सी धारा की बात कर रहे हैं अब हम? धारा 22 की। और धारा 22 में अध्यक्ष कौन होगा? मुख्यमंत्री। एक सदस्य होगा विधानसभा का अध्यक्ष, एक होगा गृह विभाग का मंत्री और एक होगा विपक्ष का नेता। कौन सी धारा है? धारा 22। और धारा 22 में राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की क्या है? नियुक्ति। और नियुक्ति कौन कर रहा है? राज्यपाल। किसकी सिफारिश पे कर रहा है? एक समिति की सिफारिश पे। अध्यक्ष कौन है उसका? मुख्यमंत्री। एक सदस्य कौन है? विधानसभा का अध्यक्ष। एक सदस्य कौन है? गृह विभाग का मंत्री। और एक सदस्य कौन है? विपक्ष का नेता। अच्छा, यहाँ एक बात भी याद रखना, जहाँ विधान परिषद है वहाँ विधान परिषद का सभापति भी इस समिति का सदस्य होता है। जहाँ विधान परिषद है वहाँ ये समिति कितनी बड़ी हो जाती है? 5 सदस्यों की। जो विधान परिषद का सभापति होता है वो भी इस समिति का सदस्य होता है। अध्यक्ष कौन होगा इसका? मुख्यमंत्री। नियुक्ति कौन करता है धारा 22 में? राज्यपाल। कौन नियुक्ति करता है? राज्यपाल। धारा 23 बहुत इंपॉर्टेंट है। धारा 23 में है इन सदस्यों द्वारा त्यागपत्र दिया जाना और हटाया जाना। धारा 23(1) में प्रावधान है कि जो राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्य हैं ये त्यागपत्र किसको देंगे भाई? राज्यपाल को। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। राज्य आयोग के सदस्य त्यागपत्र किसको देते हैं? राज्यपाल को। और इनको हटाने का काम कौन करता है? राष्ट्रपति। किन आधारों पर करता है? या तो इन पे कदाचार साबित हो जाए या फिर ये असमर्थ हो जाएं और इसके बाद में जांच कौन करेगा? उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को हटाने का काम कौन करेगा? राष्ट्रपति। हटाने का काम तो कौन करेगा? राष्ट्रपति। त्यागपत्र किसको देंगे? राज्यपाल को। याद रखें, धारा 23 में त्यागपत्र और हटाया जाना है। त्यागपत्र किसको देंगे? राज्यपाल को। हटाएगा कौन? राष्ट्रपति। किन किन आधारों पे? साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पे। धारा 23(a). धारा 23(2) में एक अलग से प्रावधान कर दिए कि यदि कोई व्यक्ति है अध्यक्ष या सदस्य वो दिवालिया हो जाए, चित्त विकृति से पीड़ित हो जाए या फिर मानसिक रूप से शिथिल हो जाए या बाहर कहीं वो नियोजन हो गया हो तो राष्ट्रपति उनको हटा सकता है। 2 चीज़ इंपॉर्टेंट हैं। त्यागपत्र किसको देंगे? राज्यपाल को। हटाएगा कौन? राष्ट्रपति। किसके निर्देश पे? उच्चतम न्यायालय के। आधार क्या होंगे? साबित कदाचार और असमर्थता। कौन सी धारा है? धारा 23। अगली जो धारा होगी वो होगी धारा 24। और धारा 24 में क्या है? कार्यकाल। कि जो आयोग के अध्यक्ष और सदस्य हैं उनका कार्यकाल क्या होगा? पहले जो कार्यकाल था इनका 5 वर्ष या 70 वर्ष। 2019 में जब संरक्षण अधिनियम में संशोधन हुआ तो संशोधन के बाद कितना कर दिया? 3 वर्ष या 70 वर्ष। वर्तमान में कितना है? ये तो कब था? पहले। और ये कब है? वर्तमान। वर्तमान में कितना है भाई? याद रखो, 3 वर्ष या 70 वर्ष। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का
कार्यकाल कितना होता है, 3 वर्ष या 70 वर्ष। कौन से संशोधन से हुआ, 2019 के संशोधन से। ये लाइन भी याद रखना कि जो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य हैं वो पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होते हैं, इनको दोबारा नियुक्त किया जा सकता है। कौन सी धारा में है ये प्रावधान, धारा 24 में। 22 में हमने क्या पढ़ा था बताओ, 23 में हमने क्या पढ़ा, 24 में हमने क्या पढ़ा, 21 में हमने क्या पढ़ा। 21 में हमने सबसे पहले गठन पढ़ा, गठन के बाद अध्यक्ष सदस्यों की बात की। 22 में जब हमने पढ़ा था नियुक्ति पढ़ी थी, एक समिति के द्वारा राज्यपाल नियुक्त कर रहा था। 23 में जो हमने पढ़ा था, 23 में हमने क्या पढ़ा था, 23 में हमने पढ़ा त्यागपत्र और हटाया जाना। त्यागपत्र किसको दे रहे हैं, ये राज्यपाल को। हटा कौन रहा है, राष्ट्रपति। किसके निर्देश पे, उच्चतम न्यायालय के। 24 में हम क्या पढ़ रहे हैं, कार्यकाल। और कार्यकाल कितना है वर्तमान में, 3 वर्ष या 70 वर्ष। पहले कितना था, 5 वर्ष या 70 वर्ष। वर्तमान में कितना है, 3 वर्ष या 70 वर्ष। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। 3 वर्ष या 70 वर्ष कौन से संशोधन से हुआ है, 2019 के संशोधन से। अगली जो धारा है वो है धारा 25। धारा 25 में है आकस्मिक रिक्ति, कि यदि अध्यक्ष की मृत्यु हो जाए या वो पद त्याग कर दे तो कौन नियुक्त करेगा दूसरा अध्यक्ष, राज्यपाल। अन्य सदस्यों में से नियुक्त कर सकता है। सीधी सी बात है। आकस्मिक रिक्ति किस धारा में है, धारा 25 में है। यदि अध्यक्ष की मृत्यु या पद त्याग हो जाए तो कौन नियुक्त करेगा, राज्यपाल। किनमें से, अन्य सदस्यों में से। अगली जो धारा है वो है धारा 26। और धारा 26 में क्या है कि जो राज्य आयोग हैं उनके अध्यक्ष व सदस्यों की क्या सेवा की शर्तें कौन निर्धारित करेगा, राज्यपाल। धारा 25 में तो आकस्मिक रिक्ति, यदि अध्यक्ष की मृत्यु या पद त्याग हो जाता है तो अन्य सदस्यों में से नियुक्त कौन करेगा, राज्यपाल। धारा 26 में क्या है, सेवा की शर्तें। अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें कौन निर्धारित करेगा, राज्यपाल। अच्छे से ध्यान रखें आप। धारा 27, राज्य आयोग के जो अधिकारी एवं कर्मचारी हैं उनकी नियुक्ति कौन करती है, राज्य सरकार। और ये कौन से प्रावधान धारा में है, धारा 27। धारा 27 का टाइटल याद रखें, धाराओं का मिलान भी आपको आ सकता है तो टाइटल को जरूर याद रखें। धारा 27 में क्या है, राज्य आयोग के अधिकारी और कर्मचारी। धारा 28 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से याद रखें आप। धारा 28 में जो मानवाधिकार आयोग है, राज्य आयोग, जो राज्य आयोग है ये 2 प्रकार की रिपोर्ट पेश करता है। एक तो रिपोर्ट पेश करता है वार्षिक रिपोर्ट, और एक रिपोर्ट पेश करता है इसके साथ में विशेष रिपोर्ट। और विशेष रिपोर्ट किसको पेश करता है, राज्य सरकार को, ना कि राज्यपाल को। अच्छे से याद रखें, इन दोनों रिपोर्टों को किसके पास पेश करता है, राज्यपाल को। और ये जो राज्य सरकार को, और राज्य सरकार किसके सामने रखती है, विधान मंडल के समक्ष। याद रखें, धारा 28 में क्या है, मानवाधिकार आयोग, राज्य आयोग द्वारा पेश की जाने वाली रिपोर्ट। कितने तरह की रिपोर्ट पेश करता है, 2 तरह की। एक तो कौन सी, विशेष रिपोर्ट। एक कौन सी, वार्षिक रिपोर्ट। और वार्षिक रिपोर्ट और विशेष रिपोर्ट किसको पेश करते हैं, राज्य सरकार को। एक बार हम रिवीजन करें सारी धाराओं का। धारा 21 में क्या था, राज्य आयोग का गठन, और उसमें पढ़ा हमने एक अध्यक्ष, 2 सदस्य। अध्यक्ष जो है वो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो सकता है, 2 सदस्यों में से एक सदस्य जिला न्यायाधीश का 7 वर्ष तक का न्यायाधीश हो, और एक जो था वो मानवाधिकारों का विशेष श्रेणी वाला था। 21(2), 21(3), 21(4), 21(5) और 21(6) तक हमने पढ़ा था। धारा 22 में हमने क्या पढ़ा, धारा 22 में हमने पढ़ा था, धारा 22 जो थी, धारा 22 में हमने पढ़ा था नियुक्ति, जो राज्य आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य हैं उनकी नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर होगी। धारा 23 में हमने पढ़ा था त्यागपत्र। धारा 24 में हमने पढ़ा कार्यकाल। त्यागपत्र में हमने क्या पढ़ा, त्यागपत्र तो देगा राज्यपाल को, और इसको हटाने का काम कौन करेगा, राष्ट्रपति। धारा 24 में हमने क्या पढ़ा, कार्यकाल। कार्यकाल कितना है, 3 वर्ष या 70 वर्ष। अगली थी धारा 25। धारा 25 में क्या है, आकस्मिक रिक्ति, और आकस्मिक रिक्ति मृत्यु या पद त्याग हो जाए तो कौन करेगा, राज्यपाल, अन्य सदस्यों में से नियुक्त। धारा 26 में क्या थी, सेवा की शर्तें। और अगली जो धारा थी, धारा 27। धारा 27 में है राज्य आयोग के अधिकारी और कर्मचारी।
इन सब की नियुक्ति कौन करेगी? राज्य सरकार। धारा 28 में थी 2 तरह की रिपोर्ट, एक वार्षिक रिपोर्ट, एक विशेष रिपोर्ट। किसके सामने पेश करेगा मानवाधिकार आयोग? राज्य सरकार के समक्ष। अगला जो है कि राजस्थान में मानवाधिकार आयोग कैसे कैसे बना, किस धारा के तहत बनेगा? धारा 21 के तहत। धारा 21 के तहत अधिसूचना कब जारी होगी? 18 जनवरी 1999 और मार्च 2000 से क्या हो जाएगा? क्रियाशील। 2 डेटों को याद रखें आप। 18 जनवरी 1999 को तो क्या हुई? अधिसूचना जारी। मार्च 2000 से क्या हुआ? क्रियाशील। अगली चीज, हमारा जो मानवाधिकार आयोग है उसकी एक अन्वेषण एजेंसी भी है, और इस अन्वेषण एजेंसी का जो अधिकारी होता है वो किस स्तर का होता है? महानिरीक्षक स्तर का। किस स्तर का होता है? महानिरीक्षक स्तर का। और जिला स्तर पर हमने क्या स्थापित कर रखे हैं? मानव अधिकार प्रकोष्ठक। मानव अधिकार प्रकोष्ठक। वर्तमान में जो मानवाधिकार आयोग है इसकी प्रोसेस क्या है? मानवाधिकार आयोग किस प्रकार से शिकायतों को ग्रहण करता है? तो मानवाधिकार आयोग किसके उल्लंघन की शिकायतों को ग्रहण करता है? मानवाधिकारों के उल्लंघन की। तो 2 तरह से कर सकता है, या तो ये स्वयं प्रेरणा ले सकता है, या फिर पीड़ित चले जाए, या फिर पीड़ित की तरफ से कोई व्यक्ति शिकायत करके आए। 3 तरीके हैं। एक तो स्वयं प्रेरणा ले सकता है कि कहीं कोई ऐसी घटना हुई है जो मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित है, तो क्या ले लेगा? स्वयं प्रेरणा, उस शिकायत को रजिस्टर कर लेगा। दूसरा तरीका है कि जो पीड़ित है वो जाके शिकायत कर दे, या उसकी तरफ से कोई व्यक्ति चले जाए और वो जाके शिकायत करे आए। तो वो कौन से आयोग शिकायत ले लेगा? मानवाधिकार आयोग। और मानवाधिकार के अगर उल्लंघन या दुष्प्रेरण होगा तो शिकायत ग्रहण करेगा। और उसके बाद यदि मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित कोई लोक सेवक है और लोक सेवक ने क्या कर दी है? लापरवाही, उसने उसकी शिकायत पर कोई काम नहीं किया है। मूलतः जो काम करता है मानवाधिकार आयोग वो किसके जांच ही करता है? लोक सेवकों की जांच ही करता है। सामान्य व्यक्तियों की जांच कम करता है। जो लोक सेवक जो होते हैं उनकी शिकायतों की जांच ज़्यादा करता है। और एक काम काफ़ी चर्चित रहता है मानवाधिकार आयोग का, जो जेल में कैदी होते हैं उन कैदियों के अधिकारों की रक्षा हो रही है या नहीं हो रही, ये स्वयं प्रेरणा से मानवाधिकार आयोग देखता रहता है। इनको आप अच्छे से ध्यान रखें कि मानवाधिकार आयोग कैसे काम कर सकता है? स्वयं प्रेरणा से भी, पीड़ित की तरफ से भी। पीड़ित की तरफ से कोई व्यक्ति चले जाए उसकी शिकायत पे भी संज्ञान ले सकता है। अगली जो चीज़ है, मानवाधिकार आयोग के जो अब तक हमारा जो मानवाधिकार आयोग है उसके अध्यक्ष जो रहे हैं वो कई रहे। पहले अध्यक्ष थे कांता कुमारी भटनागर। कब पोस्टिंग हुई इनकी? 23/3/2000 को। तो पहले अध्यक्ष की नियुक्ति किस दिनांक को हुई थी? 23 मार्च 2000 को। इसके बाद बने NK जैन, उसके बाद बने S सगीर अहमद, उसके बाद बने प्रकाश टाटिया, उसके बाद बने गोपाल कृष्ण व्यास। मैं आपको बता दूं, ना तो मुझे इनकी कोई ट्रिक आती है और ना मैं आपको कहूँगा कि आप ट्रिक से याद रखो। इन नामों को आप याद रखें। सबसे पहले कांता कुमारी भटनागर, ये महिला आयोग की भी अध्यक्ष रही थी। जब हम महिला आयोग पढ़ते हैं तो महिला आयोग की भी अध्यक्ष रहीं। ये एकमात्र ऐसे अध्यक्ष हैं जो पूरे 5 वर्ष तक रहे। मैं आपको बताऊं, एक बार आप जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की जो साइट है उस पर आप एक बार जाके स्टडी ज़रूर करें इसको, मुझसे पढ़ने के बाद भी। तो आप जब इसकी टेबल देखोगे इन अध्यक्षों की, तो आप देखोगे ये जो NK जैन है ये पूरे 5 साल तक रहे हैं। आप और भी फैक्ट निकाल सकते हो। फैक्ट्स की एक दिक्कत होती है इन अध्यक्ष और सदस्यों के बारे में, जो फैक्ट्स होते हैं कि जो किताबें मार्केट में चलती हैं उनमें उन फैक्ट्स को शामिल कर दिया जाता है जो अब तक पेपरों में पूछे गए हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आप खुद टेबल पढ़ के और आप खुद फैक्ट निकालिए ना। मैंने मेरे चैनल पे फैक्ट PDF डाल रखी है, उसमें आप देख लो। मैं ऑफिशियल साइट से दे के आपको दे रहा हूँ। मैं फैक्ट आपको नहीं बता रहा, पर आप फैक्ट निकाल सकते हो। एक टेबल देखोगे कि पहला कार्यवाहक कौन है, या फिर उसके कोष्टक में लिखा हुआ था कार्यवाहक, या फिर सबसे ज़्यादा कार्यकाल तक कौन रहा है, सबसे कम कार्यकाल तक कौन रहा है। तो पूरे 5 साल तक कौन रहा है? NK जैन। उसके बाद बने थे S सगीर अहमद, उसके बाद बने प्रकाश टाटिया, उसके बाद रहे गोपाल कृष्ण व्यास। प्रकाश टाटिया जो थे, इनके टाइम पे जो कार्यकाल था वो 3 वर्ष हो गया। इससे पहले कार्यकाल 5 वर्ष तक ही था। 2019 में प्रकाश टाटिया बने थे। तो ये अध्यक्ष हैं कुछ, ये महिला आयोग के अध्यक्ष भी रहे और 2 सदस्य भी होते हैं। एक फैक्ट RPSC ने पूछ लिया था कि सबसे कम कार्यकाल तक
सदस्य कौन रहे हैं? एक सदस्य हैं नमो नारायण मीणा। आप वो सदस्य और अध्यक्षों की टेबल जरूर देख लें, उसमें आपको 2-4 फैक्ट निश्चित रूप से एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, और मैं भी देख के आपको टेलीग्राम चैनल पे 2-4 फैक्ट आपको एक्स्ट्रा 100% प्रोवाइड करा दूंगा। अगली जो चीज़ है, वर्तमान में जो मानवाधिकार आयोग है हमारा, उसके अध्यक्ष कौन है? GR मूलचंदानी। अध्यक्ष कौन है? GR मूलचंदानी। और सदस्य कौन कौन है? रामचंद्र झाला और अशोक कुमार गुप्ता। यहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है, और जो प्रश्न है वो आ जाता है कि वर्तमान में आयोग में कौन कौन सदस्य हैं, कौन कौन अध्यक्ष हैं। तो अध्यक्ष कौन है भाई? GR मूलचंदानी। सदस्य कौन है? रामचंद्र झाला और अशोक कुमार गुप्ता। इन अध्यक्ष और सदस्यों को आप बहुत अच्छे से याद रखें। एक चीज़ है, एक पॉलिटिकल में टॉपिक चलता है, और वो है मानवाधिकारों की श्रेणियाँ, या बोलते हैं इसको हम कोटियाँ। मतलब मानवाधिकारों के अंतर्गत कौन कौन से अधिकार आते हैं, कौन कौन से अधिकार नहीं आते। एक स्पेन के बड़े ही अच्छे राइटर हैं, उनका नाम है कारेल बसाक, और कारेल बसाक ने मानवाधिकारों की 3 श्रेणियां बताई हैं, या फिर 3 कोटियां बताई हैं। इन्होंने बताया है कि एक तो होते हैं प्रथम पीढ़ी के अधिकार, या फिर प्रथम कोटि के अधिकार, एक होते हैं द्वितीय पीढ़ी या द्वितीय कोटि के अधिकार, और तीसरे जो होते हैं वो होते हैं तृतीय पीढ़ी या तृतीय कोटि के अधिकार। देखो, प्रथम पीढ़ी या प्रथम कोटि के अधिकार जो होते हैं, जब 17वीं 16वीं सदी में जब उदारवाद का विकास हुआ था, ये थोड़ा राजनीति विज्ञान से टच टॉपिक है, मैं आपको बताना इसलिए चाह रहा हूँ, यहाँ एग्जामिनर पहुँच सकता है। आप थोड़ा सा याद रखेंगे प्रथम पीढ़ी के अधिकारों के अंतर्गत कौन से अधिकार आते हैं? नागरिक अधिकार या राजनीतिक अधिकार। ये नागरिक और राजनीतिक अधिकार कौन सी पीढ़ी में आते हैं? प्रथम पीढ़ी में। और द्वितीय पीढ़ी के अधिकार जो होते हैं, जब जैसे ही कल्याणकारी राज्य की स्थापना हुई तो 2 तरह के अधिकार आते हैं, एक तो सामाजिक अधिकार और एक आर्थिक अधिकार। और सबसे लेटेस्ट जो अधिकारों की पीढ़ी आई है वो आई है तृतीय पीढ़ी की, और तृतीय पीढ़ी के अंतर्गत जो सांस्कृतिक या पर्यावरणीय अधिकार, मतलब हम अपनी संस्कृति को लेकर, अधिकारों को लेकर लड़ते रहते हैं, जैसे बहुसंस्कृतिवाद जैसी अवधारणाएं हमारे सामने आती हैं। आप याद रखेंगे इनको तीनों पीढ़ियों को। कौन सा थिंकर है? कारेल बसाक। मानवाधिकारों की कितनी श्रेणियाँ बताएंगे? 3। प्रथम पीढ़ी में आते हैं नागरिक और राजनीतिक अधिकार, दूसरी पीढ़ी में आते हैं सामाजिक और आर्थिक अधिकार, तीसरी में आते हैं सांस्कृतिक पर्यावरणीय अधिकार। हमने चर्चा की अध्याय 5 की। अध्याय 5 में धारा 21 से लेकर 29 तक सारी धाराओं और उनकी उपधाराओं का आप ध्यान रखें, कहीं से मिलान कराने को कहीं से पूछ सकता है। बाकी मेरे हिसाब से मानवाधिकार आयोग में अब कोई ऐसी चीज़ बचती नहीं है। आप अच्छे से इसको देख लें, आप धाराओं को एक जगह शॉर्ट नोट्स टाइप लिख लें, पेपर से पहले एक बार और ज़रूर रिवाइज कर लें। मेरा प्रयास है जल्दी से जल्दी आपको सेकंड ईयर संबंधी सिलेबस कराने का कंप्लीट। आप जुड़े रहें, देखते रहें वीडियो, अपने दोस्तों तक मेरी वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करें, और आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें। आपको डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डलवा देंगे। थैंक यू।